Set to 65%. Assalamu alaikum, good morning guys. I hope that you all will be very good. Today we are going to start our new topic, a new lecture, new discussion from the subject of management of PCC, physically challenged children. Course code as usual SPAD3132. The topic that we are going to discuss today is very interesting and we will discuss this topic with its types. The name of this topic is spina bifida. We will discuss its causes, its symptoms, and its all three types. So we have very comprehensive discussion today, and we will discuss all these things in this one lecture, in this one topic. So I hope that you guys will definitely show your interest and understand all the associations related to this topic. So let's start the topic. Okay. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ज़रूर रिकॉल कराना चाहूँगा कि हमारे जो लास्ट जो हमने डिस्कशन की है वो चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन भी था और उसमें 5.1 से हमने रिलेटेड और इससे जो एसोसिएशन सब टॉपिक से वो डिस्कस किए थे। और अगर आपको याद हो तो 5.1 सेरेब्रल पॉल्जी था। सेरेब्रल पॉल्जी और इससे जो एसोसिएटेड जो इसकी टाइप्स हैं हमने उनको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था 2 लेक्चर्स में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पाइना बिफिडा। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं थोड़ा सा आपके साथ एजेंडा डिस्कस करना चाहूँगा। although agenda is little short but definitely it contains the comprehensive discussion. So we have selected 2 topics for your agenda. Number 1, define spina bifida and its 3 types. Number 2, describe the treatment of spina bifida and other associations to spina bifida. We will have the discussion around these 2 points of agenda today. So let's have the introduction of this topic. Spina bifida is a birth defect that occurs when the spine and spinal cord don't form properly. स्पाइना बिफिडा एक ऐसा प्रॉब्लम है जो जिसको हम लोग ना बर्थ डिफेक्ट में कंसीडर करते हैं, बर्थ डिफेक्ट में शुमार होता है। और ये उस वक्त होता है जब स्पाइन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो उनकी प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं होती। इट फॉल्स अंडर द ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब यकीनन आप समझ गए होंगे। न्यूरल ट्यूब कहते हैं कि ये एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को ब्रेन से जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड है उसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ती है। तो अगर इस न्यूरल ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आ जाए इसको कहा जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ये इस वजह से स्पाइना बिफिडा का प्रॉब्लम रेज होता है। अब देखें ये आगे लिखा हुआ है द न्यूरल ट्यूब इज एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट इवेंचुअली डेवलप्स इनटू द बेबीज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द टिश्यूज इनक्लोज and the tissues that encloses them. So neural tube क्या है? एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, आपके इल्म में प्रेगनेंसी ज़ायगोट से स्टार्ट होती है, इसके बाद फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट होती है जिसका पीरियड ऑलमोस्ट 9 मंथ्स होता है। तो इसी के दौरान इसकी फॉर्मेशन होती है न्यूरल ट्यूब की ना। नॉर्मली आमतौर पे द न्यूरल ट्यूब फॉर्म्स अर्ली इन प्रेगनेंसी। ये जो न्यूरल ट्यूब होती है ये वो जैसे मैंने आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज का बताया प्रेगनेंसी का, तो ये उसी स्टेज में ही फॉर्मेशन होती है इसकी। एंड इट क्लोजेज बाय द 28th डे ऑफ आफ्टर कंसेप्शन। और कंसेप्शन स्टार्ट होने के 28 डेज पे ये एनक्लोजेज हो जाती है। इन बेबीज विद स्पाइना बिफिडा a portion of the neural tube fails to develop or close properly, causing defects in the spinal cord and in the bones of the spine. ये वही चीज़ है जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपर उसकी ग्रोथ ही नहीं होती और उसमें जो न्यूरल ट्यूब होती है वो प्रॉपरली बंद नहीं होती, क्लोज नहीं होती, जिसकी वजह से
स्पाइनल कोड और जो हमारी स्पाइन की जो बोन्स है उनके अंदर एक डिफेक्ट पैदा हो जाता है। स्पाइना बिफिडा का जी इसकी जो रेंज होती है वो माइल्ड टू सीवियर हो सकती है, और ये ज़रूर मेरे जहन में रखें कि ये डिपेंड करती है टाइप और उसके साइज़ और लोकेशन या कॉम्प्लिकेशन पे, कि उसकी टाइप कैसी है। क्योंकि स्पाइना बिफिडा के 3 टाइप्स है, तो देखना पड़ेगा कि इस टाइप से रिलेटेड है, साइज़ कितना है, लोकेशन एरिया कौन सा है, और इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इस वजह से ये वेरी करती है ये जो प्रॉब्लम है स्पाइना बिफिडा का। When early treatment for spina bifida is necessary, it's done surgically। तो इसकी जब अर्ली ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल होता है तो अर्ली ट्रीटमेंट में सर्जरी ही है। Although such treatment doesn't resolve the problem, लेकिन ये जहन में रखें कि सर्जरी से इसका इलाज फिर भी या मसला फिर भी हल नहीं होता, रिजॉल्व नहीं होता। अच्छा, अब स्पिना बिफिडा या स्लाइड पे देख सकते हैं, स्पिना बिफिडा कैन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स। नंबर 1 पे है स्पाइना बिफिडा अकल्टा, नंबर 2 मेनिंजोसेल, नंबर 3 माइलोनेंजियोसेल। अब नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं, द severity of spina bifida depends on the type, size, location and complications। ये वही सेंटेंस हमारे पास दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी जो severity है वो इसके साइज़, टाइप, कॉम्प्लिकेशन, severity लेवल पर बेस ज़रूर करती है। अब अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए, ये स्लाइड है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्पाइना बिफिडा वेरी बाय टाइप एंड सेवेरिटी। मतलब इसके जो सिम्टम्स हैं वो टाइप के लिहाज से इनको कंसीडर किया जाता है, पहचाना जाता है। सिम्टम्स कैन आल्सो डिफर फॉर ईच पर्सन, और हर बंदे के लिए सिम्टम्स मुख्तलिफ होते हैं। अब ज़रा स्पाइना बिफिडा अकल्टा को देख लेते हैं नंबर 1 पे। बिकॉज द spinal nerves are usually spinal nerves are not usually involved। इसमें जो स्पाइनल नर्व होते हैं वो नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होती। टिपिकली देयर आर नो साइंस एंड सिम्टम्स, इसके तो टिपिकली जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो हैं ही नहीं। But visible indication can sometimes be seen on the newborn skin above the spinal defect। लेकिन न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसकी जो स्किन पे है उसके सिम्टम्स देखे जा सकते हैं समटाइम, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल टफ ऑफ हेयर्स। बालों का एक गुच्छा भी नज़र आता है कमर पे। और ए स्मॉल डिम्पल और ए बर्थ मार्क, या एक डिम्पल होगा या एक बर्थ मार्क होगा। ये बच्चे की स्किन पे हो सकता है। दूसरे नंबर पे मेनिंजियोसेल, द मेम्ब्रेन्स अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के इर्द की जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली सी होती है, पुश आउट थ्रू, वो बाहर की तरफ निकलती है। एंड ओपनिंग इन द वर्टिब्री, और जो रीढ़ की हड्डी वाले जो जानदार होते हैं उनकी जो ओपनिंग होती है, फॉर्मिंग अ सैक, एक थैली सी बन जाती है, फिल्ड विद फ्लूइड, जो फ्लूइड से भरी होती है।
बट दिस सैक डजेंट इंक्लूड द स्पाइनल कोड, लेकिन इस सैक में स्पाइनल कोड शामिल नहीं होती। तीसरे नंबर पे है माइलोमेनिंजियल सेल। अच्छा, ये स्पाइना बिफिडा की बहुत ही सवेयर फॉर्म है। इसमें जो स्पाइनल कैनाल होती है वो ओपन ही रहती है, और ये ज़्यादातर नीचे या बैक वाली साइड पे ज़्यादातर ओपन रहती है। बोथ द मेम्ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, इसमें जो मेम्ब्रेन या स्पाइनल कोड है और नर्व्स प्रोट्रूड एट बर्थ, वो स्टिक हो जाती हैं बर्थ के टाइम पे, फॉर्मिंग अ सैक, एक थैली सी बना देती हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट ये है, टिश्यूज एंड नर्व्स यूजुअली आर, वो एक्सपोज होते हैं। दो समटाइम्स स्किन कवर्स द सैक, लेकिन अगरचे जो स्किन है वो बाज़ का तो उस सैक को भी कवर कर लेती है समटाइम। तो नेक्स्ट आप पॉइंट देख सकते हैं, व्हेन टू सी अ डॉक्टर। टिपिकली meningeal and myelomeningeal are diagnosed before or right after birth। उनको बर्थ से पहले या फ़ौरन ही बर्थ के टाइम पे डायग्नोज किया जा सकता है। when medical care is available, जब मेडिकल केयर अवेलेबल होती है। These children should be followed by a specialized team of doctors। डॉक्टरों की एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो इनका मुआयना करती है थ्रू आउट देयर लिव्स, इनकी ज़िंदगियों के दौरान। एंड फैमिली शुड बी एजुकेटेड ऑन द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस टू वॉच, और फैमिलीज़ को एक एजुकेशन दी जाती है, इस हवाले से गाइड किया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है कि इनकी जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको देखा जाए। अब बच्चों के ऊपर इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं पॉइंट। चिल्ड्रन विद स्पाइना बिफिडा अकल्टा टिपिकली डोंट हैव एनी सिम्टम्स। स्पाइना बिफिडा अकल्टा के जो बच्चे होते हैं ना, उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते, या उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी ऐसा नज़र नहीं आ रही होती। सो यूजुअली ओनली रूटीन पीडियाट्रिक केयर इज़ नीडेड। तो जो नॉर्मल जो बच्चों की केयर जो चल रही होती है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा होता है, उसी को जारी रखना पड़ता है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्पाइना बिफिडा के हवाले से। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये है अब यहाँ से टाइप स्टार्ट हो रहे हैं स्पाइना बिफिडा के, जो 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप नंबर 1 है हमारे पास, वो है 5.2.1 स्पाइना बिफिडा अकल्टा। अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, स्पाइना बिफिडा अकल्टा क्या है। स्पाइना बिफिडा अकल्टा इज़ अ मालफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर वर्टिब्री कहते हैं बोन्स ऑफ द स्पाइन को। हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है, इसकी जो हड्डियाँ होती हैं, इनको वर्टिब्री कहा जाता है। तो ये क्या है, हमारी जो वर्टिब्री है उसकी माल फॉर्मेशन है, यानी कि डेफिशिएंसी कह सकते हैं, या उसकी ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं होती। इट इज़ समटाइम कॉल्ड क्लोज्ड बिफिना बिफिडा। इसको समटाइम क्लोज्ड स्पाइना बिफिडा भी कहा जाता है, स्पाइना बिफिडा अकल्टा को। इसका दूसरा नाम कह सकते हैं। इन मोस्ट केसेस, कई केसेस में स्पाइना बिफिडा अकल्टा कॉजेज नो प्रॉब्लम। स्पाइना बिफिडा अकल्टा कोई कॉज प्रॉब्लम नहीं करते। अब जनरल टर्म की बात की जाए
नेक्स्ट ये पॉइंट है मेरे पास, द जनरल टर्म स्पाइना बिफिडा डिस्क्राइब्स several conditions that all arise from a defect in embryos developing spine। अब स्पाइना बिफिडा की जो जनरल टर्म है वो कई सेवरल कंडीशन को डिस्क्राइब करती है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो डिफेक्ट होते हैं उसके तौर पे सामने आती है। मैनी पीपल आर फेमिलियर विद द मोस्ट सिवियर टाइप ऑफ स्पाइना बिफिडा। कई लोग स्पाइना बिफिडा के मोस्ट सिवियर टाइप से भी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। सम टाइम कॉल्ड ओपन स्पाइना बिफिडा, सम टाइम उन टाइप्स को ओपन स्पाइना बिफिडा भी कहा जाता है। ओपन स्पाइना बिफिडा में कॉज सीवियर सिम्टम्स होते हैं ओपन स्पाइना बिफिडा के। अब ये एक पॉइंट है क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएं कि क्लोज स्पाइना बिफिडा क्या, ओपन स्पाइना बिफिडा क्या, तो हम इसका एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। कुछ लोग स्पाइना बिफिडा अकल्टा से वाकिफ़ हैं या क्लोज स्पाइना बिफिडा से वाकिफ़ हैं। क्लोज स्पाइना बिफिडा यूजुअली कॉजेज नो सिम्टम्स एट ऑल। इसके सिम्टम्स होते ही नहीं हैं क्लोज स्पाइना बिफिडा के, या स्पाइना बिफिडा अकल्टा के कोई सिम्टम्स नहीं होते। पीपल मे ओनली have the conditions after they receive X-ray or magnetic resonance MR imaging scan for separate problem। लोगों को अपनी इस कंडीशन का सिर्फ उस वक्त पता चल सकता है जब उनका कभी कोई एक्सरे हो या MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का कोई टेस्ट हो। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक एस्टिमेट, ये इस डिपार्टमेंट का एक एस्टिमेट है दैट 10 to 20% ऑफ पीपल में हैव स्पाइना बिफिडा अकल्टा के 10 से 20% लोगों को स्पाइना बिफिडा अकल्टा हो सकता है। ओकेजनली, आमतौर पर स्पाइना बिफिडा डज कॉज सिम्टम्स। नॉर्मली स्पाइना बिफिडा के अपने सिम्टम्स होते हैं। दिस यूजुअली अकर्स व्हेन द डिफेक्ट इज मोर एक्सटेंसिव। तो ये जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो ना तो फिर ये इस तरह की वजह बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसमें एक से ज़्यादा हड्डी इन्वॉल्व हो या मुतासर हो तो फिर कॉम्प्लिकेशन यकीनन एक्सटेंसिव होती हैं। फिर स्पाइना बिफिडा अकल्टा की ये सिम्टम्स की बात आ रही है इसमें। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पाइना बिफिडा अकल्टा के ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते एंड नीड नो ट्रीटमेंट, और इसको किसी इलाज की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हाउएवर a small number of people with more extensive spina bifida occulta may have some following symptoms। तो स्पाइना बिफिडा अकल्टा के कुछ लोग जिनके एक्सटेंसिव सिम्टम्स होते हैं उनके सिम्टम्स ये हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे फुट डिफॉर्मिटी, फुट की फॉर्मेशन ठीक नहीं होगी, डिफॉर्म होगा। नंबर 2 लेग वीकनेस, टांगें कमज़ोर हैं। नमनेस, टांगें सुन होंगी। और क्लमजीनेस और सुस्ती सी होगी। तीसरे नंबर पे ब्लैडर और बाउल डिसफंक्शन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हैंड वीकनेस और नमनेस, हाथ कमज़ोर होंगे और सुन होंगे।
अब ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स यकीनन वाज़ेह होंगे। टेथर्ड कोड जो है ना, ये कंडीशन एक है, ये प्रोग्रेसिव डैमेज करती है टेथर्ड कोड। किसको? स्पाइनल कोड को। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर पॉइंट है ये मेरा, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं। These exact causes of spina bifida occulta are not well understood। इसकी जो कॉजेज हैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं समझा गया। इसमें जेनेटिक भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, और वो इसमें अपना किरदार ज़रूर अदा करते हैं। फैमिली हिस्ट्री का एक पॉइंट मैंने नेक्स्ट बनाया हुआ, वो ज़रा आप देखेंगे। इन जनरल a family history of spina bifida is a risk factor for having a child with spina bifida। फैमिली हिस्ट्री जो है वो बच्चे के लिए यकीन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होती है, उस बच्चे के लिए जिसको स्पाइना bifida का प्रॉब्लम हो। However, this may not hold true for mild spina bifida occulta। लेकिन ये चीज़ माइल्ड स्पिना bifida occulta के लिए ठीक नहीं है। पीपल विद माइल्ड स्पिना bifida occulta, जो लोग माइल्ड स्पिना bifida occulta का शिकार होते हैं, मे नॉट हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कंडीशन। उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री होती ही नहीं है स्पाइना bifida की, एंड दे नॉट डू हैव टू अपीयर ए ग्रेटर देन एवरेज रिस्क ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद स्पाइना bifida। तो उनको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये स्पाइना bifida के जनाब शदीद रिस्क पे हैं, बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे मैं देना चाहूँगा। इवन सो अ वुमन हु नोज दैट शी हैज़ स्पाइना bifida occulta, एक औरत अच्छी तरह जानती, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कि उसको स्पाइना bifida occulta है, may wish to speak with a doctor that it is possible for her to become pregnant। वो अपने डॉक्टर से ये ख्वाहिश का इज़हार करती है कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है। she may minimize environmental risk, वो environmental risk तो कम कर सकती है स्पाइना bifida के लिए किसी भी प्रेगनेंसी में, वेदर प्लान, चाहे प्लान की गई हो या ना प्लान की गई हो। अब ये एक पॉइंट है मेरे पास, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर स्पिना bifida इंक्लूड, इसमें मैटरनल फोलेट शामिल है। मैटरनल फोलेट डेफिशिएंसी वो प्रेगनेंसी में वेरी करती है, मुख्तलिफ होती है। मैटरनल हेल्थ कंडीशन का भी प्रॉब्लम होता है फॉर्डली, जिसमें डायबिटीज़ है या ओबेसिटी, मोटापा है। एंड मैटरनल यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस अर्ली इन प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान मखसूस किस्म की मेडिसिन यूज़ करने से ये एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर बन सकता है। अगर इसके टेस्ट और डायग्नोसिस की बात की जाए, sometimes spina bifida occulta is indicated by a visible sign on the skin directly। स्किन के ऊपर एक वाज़ेह एक निशान होता है। इसमें वो क्या, इसको हम कह सकते हैं पैच ऑफ हेयर, बालों का गुच्छा हो सकता है, एक किसी चीज़ की ग्रोथ होगी, एंड अनयूजुअल पिगमेंट, अनयूजुअल गैर मामूली पिगमेंट होगा,
एंड एक्सट्रीम लार्ज डिम्पल, बहुत बड़ा डिम्पल होगा, और ए पैड ऑफ फैट, और चर्बी क्या जो है ना एक वो बंडल सा बना होगा या एक ऐसे पॉइंट बना होगा वहीं पे जहाँ जिसमें जो है ना फैट शो हो रही होगी। अदरवाइज स्पिना बिफिडा कल्टा इज़ यूजुअली एन इंसिडेंटल, ये इंसिडेंटली है स्पिना बिफिडा कल्टा, और कंडीशन फाउंड व्हेन अ पेशेंट फॉर अ सेपरेट रीज़न। तो इसके ज़्यादातर तो सिम्टम ज़ाहिर ही नहीं होते, लेकिन अगर एक्सरे कराया जाए या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट हो जिसमें बॉडीज़ के स्ट्रक्चर की पिक्चर्स वाज़े होती हैं उस फिल्म में, तो उन पिक्चर से हमें स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन का पता चलता है इसकी स्पाइना बिफिडा कल्टा की। इफ़ अगर जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं लाइक दोज एसोसिएटेड विद टेथर्ड कोर आर प्रेजेंट, टेथर्ड कोर से प्रेजेंट हैं, वाजे हैं, ज़ाहिर है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में, तो उसमें MRI जो है वो बहुत अच्छी तरह हेल्प कर सकता है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस यकीनन आप जानते हैं कि रेडियो स्कैन करता है जो कि उस ऑर्गन की मैग्नेटिकली इमेजेस प्रोड्यूस करता है या उस टिश्यूज़ की भी पिक्चर्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये स्पाइनल कोड को यूज़ करने के, स्पाइनल कोड को एग्जामिन करने के लिए बहुत अच्छी एक टेक्निक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास ट्रीटमेंट। व्हेन स्पिना बिफिडा कल्टा कॉजेज नो सिम्टम्स, स्पिना बिफिडा कल्टा के कोई सिम्टम्स ही नहीं है, इट रिक्वायर्स नो ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। व्हेन इट कॉजेज टेथर्ड कोर, तो इसमें जो टेथर्ड है उसके लिए एक सर्जरी की जाती है उसको रिमूव करने के लिए, वो सम टाइम रिकमेंड की जाती है। जनरली टेथर्ड की जो किसी भी तरह की जो सर्जरी होती है, इसमें जो स्पाइनल कॉलम की जो बोन्स होती है ना वो ओपन होती हैं ताकि वो स्पाइनल कोड की जो टेथरिंग है उसको पूरी तरह एक्सपोज कर सकें। अच्छा, अक्सर लोग ट्रीटमेंट से यानी कि सर्जरी से ठीक भी हो जाते हैं, कई स्टेबलाइज होते हैं या, लेकिन उनकी जो फंक्शनिंग लेवल होता है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। स्पाइनल कोड के अंदर एक पोटेंशियल है कि सर्जरी के बाद टेथर्ड हो सके। इसी वजह से फॉलोअप केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर टेथर्ड कोड सर्जरी, टेथर्ड कोड सर्जरी के बाद फॉलोअप या डॉक्टर से रब्ते में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास एक डिस्कशन थी 5.2.1 स्पाइना बिफिडा अकल्टा पे। नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। 5.2.2 पे बात करते हैं, ये है मेनिंजेसेल। मेनिंजेसेल जिसको MMB कहा जाता है। सवाल ये है कि मेनिंजेसेल है क्या चीज़। मेनिंजेसेल इज़ अ टाइप ऑफ स्पाइना बिफिडा, ये स्पाइना बिफिडा की एक टाइप है। तकरीबन 1500 बेबीज़ में ये कंडीशन लाजमी होती है हर साल, लेकिन ये अमेरिका की बात हो रही है। द डिफेक्ट कैन हैपन एनीवेयर
along द स्पाइन, स्पाइन के साथ ये प्रॉब्लम कहीं भी हो सकता है। वेयर द न्यूरल ट्यूब डजंट क्लोज, जिसमें न्यूरल ट्यूब प्रॉपर क्लोज होती नहीं है एज इट शुड, जिस तरह से होना चाहिए। दिस लीव्स एन ओपनिंग इन द स्पाइन, और ये जो स्पाइन होती है उसके अंदर एक जो ओपनिंग है वो छोड़ देती है, खुली रह जाती है। हम जानते हैं कि स्पाइना बिफिडा के 3 टाइप्स हैं, जिसमें स्पाइना बिफिडा कल्टा है, जिसका हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, और मेनिंजस सेल को हम डिस्कस करने लगे हैं, और माइलो मेनिंजस सेल को हम यकीनन नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हम ज़रा इसको देखते हैं। ये एक पॉइंट है मेरे पास, आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। मेनिंजस सेल रिपेयर, मेनिंजस सेल रिपेयर एक ऑपरेशन है यूज टू एड्रेस अ स्पाइनल बर्थ डिफेक्ट, जो कि स्पाइनल बर्थ डिफेक्ट को ठीक करने के लिए किया जाता है। इफ़ योर न्यूबॉर्न स्पाइन डिडंट डेवलप करेक्टली, अगर आपके बच्चे की जो स्पाइन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुई, एंड एबनॉर्मल ओपनिंग मे बी प्रेजेंट एंड दिस ऑपरेशन मे बी नेसेसरी, तो अगर उसकी जो एबनॉर्मल ओपनिंग है वो वाज़ेह है, नज़र आ रही है, तो ये ऑपरेशन लाजमी है। अगर एक स्मॉल या स्वेलन यानी कि सूजन वाली कोई सैक, थैली या सिस्ट जो है वो बच्चे की जो स्पाइनल कॉलम है, न्यूबॉर्न बेबी का जो स्पाइनल कॉलम उसके साथ स्टिक और चपकी हुई हो, ये जो प्रोसीजर है 12 से 48 घंटे के दौरान किया जाता है, ये सर्जरी वाला रिपेयर का, और बच्चे की पैदाइश के 12 से 48 घंटे के दौरान किया जाता है फ़ौरन। इस प्रोसीजर के दौरान सर्जन जो है उस स्पाइनल फ्लूइड को ड्रेन करेगा जो उस थैली के अंदर भरा होता है, और उस ओपनिंग को क्लोज़ करेगा, और वो जो डिफेक्टिव एरिया होगा ना उसको रिपेयर करेगा। इस तरीके से बच्चे की ग्रोथ भी होगी और वो नॉर्मल तरीके से डेवलप भी होगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका इलाज है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु नीड्स अ मेनिंजोसेल रिपेयर। न्यूबॉर्न डायग्नोज विद बर्थ डिफेक्ट, ऐसे बच्चे जो बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं और उनको यकीनन हम स्पाइना बिफिडा ही कहते हैं, उनको इस ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। These babies experience a defect in the formation of the spine। इस तरह के जो बच्चे हैं उनको स्पाइन की फॉर्मेशन में यकीनन एक प्रॉब्लम, एक डिफेक्ट फेस करना पड़ता है। तो ये इनिशियली हैपन होता है, इनिशियली इसकी प्रेवलेंस है। दिस डिफेक्ट्स अफेक्ट्स द स्पाइनल कोड, ये डिफेक्ट स्पाइनल कोड को ही मुतासर करता है, और उस थैली को जिसमें फ्लूइड भरा होता है उसको भी मुतासर करता है। और ये थैली चूँकि हमें मालूम है कि स्पाइनल कोड के इर्द गिर्द ही मौजूद होती है। समटाइम्स बाज़ औक़ात दिस डिफेक्ट कैन अफेक्ट द सराउंडिंग नर्व्स, ये डिफेक्ट जो है वो सराउंडिंग नर्व्स को भी मुतासर करता है। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है, इसमें मुख्तलिफ़ तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म किया जा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान।
और इस जब प्रेगनेंसी के दौरान ये टेस्ट किए जाते हैं तो इससे स्पाइना बिफिडा को इजीली डिटेक्ट भी किया जा सकता है, और ये यकीनन बच्चे की पैदाइश से पहला प्रोसेस है। अच्छा, इसमें 15 से 20 हफ्तों के दौरान ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। अगर ब्लड टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि कहीं उसका जो न्यूरल ट्यूब का जो फीटस है वो कहीं एट रिस्क ना हो और ये अगर फीटस डैमेज होगा तो ये न्यूरल ट्यूब डैमेज की या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की निशानदेही भी करता है। तो इस वजह से ये ब्लड टेस्ट कराया जाता है 15 से 20 हफ्तों के दौरान। एक प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है जो कि फीटस टिश्यूज़ के जो है ना इमेजेस लेता है, पिक्चर्स लेता है, और इस तरीके से हमें ऑर्गन्स का अंदरूनी तौर पे पता चलता है उस अल्ट्रासाउंड से। एक एमनिसेंटेसिस टेस्ट भी किया जा सकता है। इस टेस्ट के दौरान द डॉक्टर विल एग्जामिन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्लूइड। डॉक्टर एम्ब्रियोनिक फ्लूइड का जो है ना थोड़ा सा हिस्सा देखेंगे। दिस टेस्ट कैन मोस्ट एक्यूरेटली डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और इस टेस्ट से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का बहुत अच्छी तरह पता चल सकता है। न्यूरल ट्यूब जहन में रखें कि बच्चे के नर्वस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए एक दरवाजे का काम करती है। जब एक दफ़ा एक बच्चा पैदा हो जाता है तो ये एक थैली, एक सैक जो है वो अटैच होती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और बड़ा वाज़े तौर पे वो नज़र आ रही होती है। इस तरीके से हमें स्पाइना बिफिडा के अर्लियर डायग्नोसिस का पता चल सकता है। डॉक्टर क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्स-रेज इस्तेमाल करते हैं, सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन इस्तेमाल करते हैं, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस या एमआरआई करके इसका पता चलाते हैं, और इससे बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका बहुत अच्छी तरह मुआयना किया जा सकता है इन 3 टेस्ट से। और ये वो टेस्ट हैं कि जिससे आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। अब ये देखा जाता है, नेक्स्ट एक पॉइंट आप देखेंगे, हाउ इज़ मेनिंजल सेल रिपेयर परफॉर्म्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे ही बच्चे को पता चलता है कि उसको मेनिंजल सेल है तो डॉक्टर जल्द से जल्द उसकी जो है ना सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और ये जो अर्ली सर्जरी होती है उससे इन्फेक्शन भी नहीं होता, स्वेलिंग को भी प्रिवेंट किया जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड को जो फर्दर डैमेज होता है ना उससे भी रोका जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि बच्चे के पैदा होने के 12 से 48 घंटे के फ़ौरन बाद ये सर्जरी की जाती है। तो ये जो जब तक सर्जरी नहीं होती तो ये डिफेक्ट को एक ड्रेसिंग कर दी जाती है, एक पट्टी कर दी जाती है और उससे कवर कर दिया जाता है। और बच्चे को नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, नियोनेटल जो स्टेज होती है ये अर्ली जो इन्फेंसी होती है उस पीरियड को कहा जाता है, और जिसको हम लोग पेरीनेटल फेज़ भी कहते हैं। उसमें जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है वहाँ पे बच्चे को शिफ्ट किया जाता है। सर्जरी के दौरान जनरल एनेस्थीसिया, बच्चे को बेहोश भी किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि बच्चे को ज़्यादा पेन महसूस ना हो और वो सोया ही रहे।
तो सर्जन क्या करता है, उस सैक, उस थैली के अंदर सुराख करके वो फ्लूइड थोड़ा निकालते हैं। इस तरह जो स्पाइनल कोड है वो कवर्ड हो जाती है मेम्ब्रेन के ज़रिए इस तरह, और फिर सर्जन उसी सुराख को बंद भी कर देता है। नेक्स्ट ये पॉइंट है, व्हाट इज़ रिकवरी लाइक। बच्चे को रिकवरी के लिए 2 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद। डॉक्टर्स बच्चे को एंटीबायोटिक देते हैं ताकि इन्फेक्शन से बच्चे को दूर रखा जा सके। इसमें एडिशनल टेस्ट भी कराए जा सकते हैं जिसमें एमआरआई भी है या अल्ट्रासाउंड्स भी हैं, और वो इस वजह से कराया जाता है कि जो सर्जरी हुई है वो ठीक हो रही है, उसकी हीलिंग हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। इन टेस्ट से मज़ीद स्वेलिंग का भी पता चलाया जा सकता है, और अगर कोई सर्जरी के बाद भी फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो अगर कोई फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसेफलस, जब बच्चे के सर में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसे हाइड्रोसेफलस कहा जाता है, तो वो फिर देखा जाता है कि वो पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा, फ्लूइड तो नहीं इकट्ठा हो रहा, और ये उस वक्त डेवलप हो सकता है जैसे ही इसकी सर्जरी की जाती है। नर्सेज जो हैं वो बच्चे की पोजीशन मेंटेन करते हैं कि बच्चा स्टमक के बल यानी कि उल्टा सोया रहता है, ताकि बच्चे का जो ज़ख़म है स्पाइनल कोड पे उसके ऊपर प्रेशर ना आए, उसके ऊपर ज़ोर किसी भी तरह का ना आए जो ज़ख़म होता है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है। अच्छा, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि डैमेज हुआ कितना है, बच्चे की जो स्पाइनल नर्व है उसको डैमेज हुआ कितना है। इसमें रेफरल का एक पॉइंट मैंने बनाया, ये आप देख सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट की टीम को रेफ़र किया जा सकता है जो स्पाइना बिफिडा से एसोसिएटेड होते हैं, जो बच्चे को फॉलोअप करते रहते हैं, बार बार एग्ज़ामिन करते रहते हैं जैसे ही आप हॉस्पिटल छोड़ते हैं। यही प्रोफेशनल्स आपकी हेल्प करेंगे ताकि किसी भी तरह के जो एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं को डायग्नोज करने में। और एडिशनल प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, मसल्स वीकनेस हो सकती है, स्पीच प्रॉब्लम हो सकते हैं, या कोई और पोटेंशियल इश्यूज हो सकते हैं जो कि न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। कैन आई प्रिवेंट मेनिंजोसेल? चूँकि स्पाइना बिफिडा की कोई एक कॉज नहीं है, देयर इज़ नो वन कॉज ऑफ स्पाइना बिफिडा। योर जेनेटिक मेकअप प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल। आपका जो जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है या जेनेटिक जो एक स्ट्रेंथ है वो एक अहम किरदार अदा करती है। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड लेने चाहिए ताकि इस कंडीशन से बचा जा सके। अब ये देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड क्या, फॉलिक एसिड किस तरीके से लिया जाना चाहिए। फॉलिंग आर द गुड सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड, ये मंदरजा झैल सोर्सेज हैं जी फॉलिक एसिड लेने के। इसमें fortified breakfast cereals, number 2 dried beans, number 3 green leafy vegetables, सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं, एग योक्स, अंडे की जो जर्दी है, सिट्रस फ्रूट, रस वाले जो फ्रूट होते हैं जैसे ऑरेंज है, लाइक दैट। उसके बाद है फ्रूट जूसेस। तो ये वो हैं जिनसे जो बेहतरीन सोर्सेज हैं फॉलिक एसिड के। तो इस एट द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि
प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर से मुस्तकिल राब्ते में रहें ताकि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट को किस तरह लिया जाना है, कैसे लिया जाना है। इसमें अगर आप एक्स्ट्रा मेडिकेशन लेने की कोशिश करेंगे तो वो यकीनन आपको रिस्क पे डालेंगे, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो है ना। और ये मेडिकेशंस का ताल्लुक बच्चे का ये भी है कि बच्चा हो सकता है कि स्पाइना बिफिडा के साथ ही पैदा हो। तो प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर डायबिटीज़ है या ओबेसिटी यानी कि मोटापा है तो बच्चे के अंदर स्पाइना बिफिडा जो कि मेनिंजोसेल है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से आपको ब्लड शुगर और एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एक डिस्कशन है 5.2.3 के हवाले से। नेक्स्ट हम आते हैं 5.2.3। इसका अगर हम देखते हैं कि ये बच्चों में कैसे है, ये जो माइलोमेनिंजोसेल है ये स्पाइना बिफिडा की एक टाइप ही है और ये एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें स्पाइनल कैनाल जो बैकबोन जो है बच्चे की वो प्रॉपरली क्लोज ही नहीं होती। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी कंसीडर किया जाता है इस तरह के प्रॉब्लम को। द स्पाइनल कोड एंड द मेनिंजेस कहते हैं टिश्यूज़ को, और ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी स्पाइनल कोड को कवर करते हैं। वो बच्चे की जो बैक होती है उसके साथ बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं। इस कुछ केसेस में तो बच्चे की जो स्किन होती है वो बच्चे की स्किन को ही कवर कर लेती है और उन मेनिंजेस को भी कवर करती है। कुछ केसेस में स्पाइनल कोड और मेनिंजेस स्टिक थ्रू द स्किन, वो स्किन के साथ ही चिपक जाते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी टाइप इसकी मोस्ट सवेयर है। अच्छा, 3 टाइप्स जो हैं इसकी स्पाइना बिफिडा की, जिसमें अकल्टा है, मेनिंजोसेल है, माइलोमेनिंजोसेल है। ये जो मेनिंजोसेल है ये मोस्ट सीवियर टाइप है। स्पाइना बिफिडा अकल्टा माइल्डेस्ट है और मोस्ट कॉमन भी है। तो ये इसके सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो इसमें एक सैक सी बन जाती है, एक थैली सी बन जाती है, जो कि बच्चे की उस स्पाइनल कोड को बहुत अच्छी तरह कवर कर लेती है। ये कंडीशंस यकीनन उसको काफ़ी सवियर भी हो सकती है, क्योंकि इसमें स्पाइनल कोड प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती और इसमें ब्रेन भी मुतासर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एबनॉर्मेलिटी इन स्पाइनल कोड।
स्पाइनल कोड में एक एबनॉर्मेलिटी होती है जो कि बच्चे की लेग में, टांगों में, ब्लैडर या बाउल कंट्रोल, यूरिनेटरी फंक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सम चिल्ड्रन माइट लूज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ देयर ब्लैडर और बाउल। कुछ बच्चे अपने यूरिनेटरी सिस्टम को कम्प्लीटली लूज़ कर देते हैं। इन बच्चों की जो टांगें हैं वो पार्शली या कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाती हैं, और हद तक इतना भी हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ को सेंस भी नहीं कर सकते। इन अदर चिल्ड्रन, कुछ बच्चों में इस तरह के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत कम, यानी कि माइल्ड लेवल पे मुतासर होते हैं। अदर पॉसिबल सिम्टम्स क्या हैं इसके, इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं। वो इसमें अदर पॉसिबल सिम्टम्स में शामिल है ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज़ हैं, इसमें भी हाइड्रोसेफलस है, मतलब बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द ब्रेन। या तीसरे नंबर पे चायरी मालफॉर्मेशन, ब्रेन के पार्ट्स, ब्रेन के स्ट्रक्चर या ब्रेन के पार्ट्स में जो है ना डिफेक्ट होता है, जो कि हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, उसको चायरी मालफॉर्मेशन कहते हैं। CHIARI, चायरी मालफॉर्मेशन। ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो डिफेक्ट है, ब्रेन के पार्ट्स के, ब्रेन के उन पार्ट्स में, पार्ट्स के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट जो कि बैलेंस कंट्रोल करते हैं। अब बच्चा क्यों रिस्क पे है, वाई द चाइल्ड इज़ एट रिस्क, ये स्लाइड में हम देखेंगे। बिकॉज स्पाइनल कोड एक्सपोज्ड, क्योंकि स्पाइनल कोड एक्सपोज्ड हो जाती है तो बच्चा जो ये माइलोमेनिंजेस सेल के साथ होता है वो एट रिस्क होता है, जिससे बच्चे के अंदर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का भी खतरा बढ़ जाता है। मेनिंजियोमाइलोसेल की वजह क्या है, कॉजेज़ क्या है? डॉक्टर्स को एग्जैक्टली इसका कंफर्म नहीं है कि ये क्यों होता है। इट्स पॉसिबल दैट अ लैक ऑफ फॉलिक एसिड बिफोर एंड अर्ली प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होने से पहले, प्रेगनेंसी होने के दौरान या प्रेगनेंसी होने के बाद जो फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, वो स्पाइनल कोड की जो डेवलपमेंट है उसको इम्पेयर कर देती है। द कंडीशन में आल्सो बी पार्टली जेनेटिक, ये कंडीशन पार्टली जेनेटिक भी हो सकती है। इन मैनी केसेस, कई केसेस में, ताहम देयर इज़ नो फैमिली कनेक्शन, फैमिली का कोई ताल्लुक़ नहीं है, फैमिली बात का ठीक होती है। हाउ इज़ मेनिंजियोमाइलोसेल डायग्नोज? प्रेगनेंसी के सेकंड जो उसमें ट्राइमेस्टर होता है, उसमें इसको डायग्नोज किया जा सकता है। व्हेन वीमेन कैन हैव अ ब्लड टेस्ट, जब औरतों का एक ब्लड टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट का नाम है क्वाड्रूपल क्वाड्रूपल स्क्रीन, ये टेस्ट का नाम है, और ये ब्लड टेस्ट है। इसी ब्लड टेस्ट के दौरान इसको डायग्नोज किया जाता है। ये टेस्ट कई तरह की कंडीशंस के लिए कराया जा सकता है, जिसमें मेनिंजियोमाइलोसेल, डाउन सिंड्रोम या कुछ और कंजेनिटल डिजीज़ हैं जो कि बच्चे से एसोसिएटेड होती हैं। ऐसी औरतें हैं जिनके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, उनके अंदर मैटरनल अल्फ़ा फेटोप्रोटीन, उनका जो लेवल्स होता है वो ज़रा ज़्यादा होता है।
इसको शॉर्ट फॉर्म है AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन AFP। अगर स्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो नेक्स्ट टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड भी शामिल है, या एमनियोसेंटेसिस, वो इसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करता है। नेक्स्ट है हाउ मेनिंजियोमाइलोसेल ट्रीटेड, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान दिस कंडीशन इज डायग्नोज्ड। कुछ ख़वातीन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवाती। अगर आप भी इस तरीके से चाहते हैं कि इसको टर्मिनेट ना किया जाए, तो बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है अगर प्रेगनेंसी को एलिमिनेट ना करवाया जा सके। तो बच्चे को सर्जरी के बाद बच्चे की पैदाइश के बाद जो सर्जरी होती है, वो सर्जरी बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ों से महफूज रखती है, जिसमें मेनिंजाइटिस मेन है। डॉक्टर इसमें एंटीबायोटिक भी आपको एडवाइस कर सकते हैं ताकि इन इन्फेक्शन से बचा जा सके। अच्छा, नेक्स्ट ये एक पॉइंट है, एसोसिएशंस ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। अगर बच्चे को हाइड्रोसेफलस है, जिसे हम कहते हैं कि दिमाग के अंदर पानी का भर जाना, तो उनके अंदर ब्रेन के अंदर एक वाल्व जो है ना वो लगाया जाता है सर्जरी करके। अच्छा, ये जो शंट होता है, ये जो वाल्व होता है, ये क्या करता है, ब्रेन के अंदर जो पानी होता है उसको इकट्ठा नहीं होना देता, उसको ड्रेन करता रहता है ताकि उसका जो प्रेशर है वो कम करे। बच्चा ब्लडर कंट्रोल को, अपने यूरिन कंट्रोल को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, यूरिन सिस्टम को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अगर ऐसा केस है तो उसमें बच्चे को एडिशनल एक कैथेटर लगा दिया जाता है, जिसको पेशाब वाली नाली कहते हैं, ताकि बच्चे का जो ड्रेन है वो इजीली हो सके। इस कंडीशन के इफ़ेक्ट की वजह से बच्चे के जो लोअर लिम्ब होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है, और बच्चे को फिर जो है ना ब्रेसेस यानी कि बैसाखी वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती है। ब्रेसेस क्या है, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस हैं जो बच्चे की जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं उसको सपोर्ट करता है। कई केसेस में बच्चे का जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, तो उनको बार बार डॉक्टर से रब्ता करना पड़ता है। बच्चे को सारी ज़िंदगी एक व्हील चेयर भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म आउटलुक। Babies with spina bifida often need the surgery to treat the physical abnormalities they're born with। तो बच्चे जो स्पाइना बिफिडा उनकी सर्जरी की ज़रूरत होती है। बच्चे ज़्यादातर फौत भी हो जाते हैं, इसमें डाई हो जाते हैं, डेथ हो जाती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ बर्थ डिफेक्ट, किसी भी बर्थ डिफेक्ट की वजह से या किसी भी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो उस बर्थ डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए की जा रही होती है, और ये डायग्नोज करने के पहले चंद सालों में ही होती है। नेक्स्ट है, हाउ कैन आई प्रिवेंट मेनिंजियोमाइलोसेल, कि मैं इससे खुद को प्रिवेंट कैसे कर सकता हूँ। स्पाइना बिफिडा और जो अदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, ये ज़्यादातर इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड कम ली जाएं या ना ली जाएं तो फिर ये प्रॉब्लम होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि फॉलिक एसिड को लिया जाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान।
फॉलिक एसिड में विटामिन बी शामिल है, जो कि रेड ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बच्चे की जो अच्छी सेहत है उसके लिए भी फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेग्नेंट होने से पहले आपको लाजमी फॉलिक एसिड लेने चाहिए और लेने पड़ेंगे। तो ये हमारी आज की डिस्कशन है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक गुड केयर एंड गुड लक।